ओके, सबसे पहले हम लोग कुछ डिफिनीशन से बात करेंगे। हजार्ड का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? जिनको बोल आंसर देना है वो अपना माइक ऑन करके आंसर दे सकते हैं, और जिनको आंसर अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। जैसा मैं बता रहा था कि हजार्ड कोई भी ऐसा चीज जिससे किन्हीं का माइक चालू है, प्लीज माइक बंद कर दें। हाँ, हजार्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज ऐसा जिससे कि आदमी को खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी का खतरा हो सकता है, या वातावरण को खतरा होता है, वो सारा कुछ जो है वो हजार्ड है। हजार्ड का मतलब होता है, जैसे आप अगर कल हम लोग ग्रुप में कुछ बात कर रहे थे कि किसी ने एक एग्जांपल दिया था कि मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और केले का छिलका पड़ा हुआ है और उस पे फिसल के गिर गए, ये एक एग्जांपल दिया था। आप उसको इस तरह से सोच सकते हैं कि हजार्ड क्या है कि रास्ता जहां भी आप काम कर रहे हैं या फिर जिस जगह में रह रहे हैं वहां पे प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए। हाउसकीपिंग नहीं है, उसकी वजह से केला का छिलका पड़ा हुआ है। तो हाउसकीपिंग, पुअर हाउसकीपिंग वहां पे हजार्ड है, जिसकी वजह से हजार्ड है, लेकिन अभी उसको कुछ कंट्रोल नहीं किया गया है। और वहां पे जो आदमी जा रहा है उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उस पर पैर फिसल के गिर गए। इसका एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है कि आप जो भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसमें बिना खतरे का एक्टिविटी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप फ्लेमेबल मटेरियल का कुछ स्टोरेज करते हैं, और स्टोर करने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें से एक चीज मैंने कंसीडर किया है कि जो जिस प्लीज साइलेंट द माइक। प्लीज, जिन किन्हीं का भी अपने पास से कर दो ना सर, यहाँ से नहीं हो रहा क्या? सबका क्लोज कर दो। मैं कर लेता हूँ, मुझे वही करना पड़ेगा। करो सर, नहीं तो आपको पता ही है फिर। मैं तो ऐसे उसमें रह जाता हूँ कि भाई ईमानदारी में सब चलें तो ज्यादा अच्छा है। रंजीत जिनका नाम है उनका ही माइक चालू था। ओके, तो मैंने जो इसमें सेलेक्ट किया कि अगर आप फ्लेमेबल मटेरियल का अगर स्टोरेज कर रहे हैं, और स्टोरेज करने के लिए छोटे छोटे कंटेनर या बड़े कंटेनर हो सकते हैं। बड़ा जो कंटेनर है उसको आप टैंक बोल सकते हैं, छोटा कंटेनर है तो आपने देखा होगा कि 5 लीटर का केन, 10 लीटर का केन, 2 लीटर, 1 लीटर। अगर वो कंटेनर में डैमेज है तो वो हजार्ड है। कंटेनर फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ लीक नहीं होना चाहिए। और वो जो डैमेज कंटेनर है उसमें अगर हम स्टोर कर रहे हैं मटेरियल, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा? स्पिल होगा। अब लोग इसमें बोलेंगे कि सर इसमें फायर भी होने का चांस है। फायर है जो तो कुछ अदर रीजन से आएगा, लेकिन फर्स्ट इसका हजार्ड है डैमेज कंटेनर। डैमेज कंटेनर की वजह से स्पिल होगा। दूसरा है, हम लोग ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में अगर जो जैसे आपके डेस्क पे या फिर आपके रास्ते में कोई डैमेज केबल है तो वो एक हजार्ड हुआ। वो डैमेज केबल में क्या खतरा है? आदमी को इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो वहाँ हजार्ड डैमेज केबल है, उसका जो कंसिक्वेंस या इफेक्ट बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रोक्यूशन है। आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में क्या खतरा हो सकता है? गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगा कि आज मैं दिल्ली से जो आगरा का जो यमुना एक्सप्रेस वे जो हाईवे है उस पर चला रहे हैं और आज 200 की स्पीड पे गाड़ी टेस्ट करना है, तो उसको ओवर स्पीडिंग बोलते हैं, वो भी एक खतरा है। ओवर स्पीडिंग से क्या होगा? आपका कंट्रोल जा सकता है, जहाँ पे टर्निंग है या कोई सामने से गाड़ी आ गई तो, और उसमें एक इंसिडेंट होने का चांस है। आप गाड़ी चला रहे हो सकता है जो आप जो आपके पास 3 मिरर होता है, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर और राइट मिरर। उसमें गाड़ी का पूरा जो साइड का चीजें वो दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें भी ब्लाइंड स्पॉट होने का चांस है अगर आपने मिरर बराबर सेट नहीं किया है तो। ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से क्या होगा? आप अगर लेन चेंज कर रहे हैं तो उसमें इंसिडेंट होने का चांस है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो किसी इंसान को या किसी संपत्ति को या वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, उस सिचुएशन को हम लोग हजार्ड बोलते हैं। अगर अभी किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं कि हजार्ड क्या है। ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। जैसा मैं बोल रहा था कि सेफ्टी वालों के लिए तो जो सैलरी है वो इसी बात से आती है।
अगर जो लोग फायर में भी काम करते हैं उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि अभी जो सिचुएशन है वो पूरा ग्लोबल पैंडेमिक का है। आदमी बीमार नहीं हो वो एक बात होता है, और आदमी बीमार होने के बाद डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट अलग बात है। तो पहला कोशिश ये होना चाहिए कि हम लोग के कंट्री में जितना भी लॉकडाउन वगैरह हुआ उसका भावेश जी का मैसेज है कि काफी लोग कंफ्यूज हैं हजार्ड एंड रिस्क में। मैं उस पर आऊंगा, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हजार्ड क्या है। जिसमें खतरा है वो हजार्ड है, और रिस्क जो है उसका रिजल्ट के रूप में आता है। रिस्क जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो उसमें है कि उस खतरे का क्या कंसिक्वेंस है, वो उसका रिस्क होता है। यहाँ पे जो डैमेज कंटेनर है वो खतरा है। डैमेज कंटेनर में कभी भी मटेरियल स्टोर नहीं करता, अगर आप करेंगे तो उसका क्या खतरा है, स्पिलेज है। और स्पिलेज आई थिंक किन्हीं को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। ओके हजार्ड के बाद मैं दो चीजें और मैं ऐड कर रहा हूँ। एक तो है लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी। लाइकलीहुड का मतलब है कि जो सिचुएशन है वो कितना बार होने का चांस है। जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पास एक केबल है, आपको शायद नहीं दिखेगा, ब्लैक कलर नहीं है। जैसे ये एक केबल है मेरे पास, और ये केबल में यहाँ पे जो पॉइंट है वो ओपन पॉइंट है। अगर ये केबल हमारे टेबल पे रखा हुआ है तो काम करने के टाइम मैं कितना बार इसको टच करता हूँ उसको लाइकलीहुड बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही केबल हमसे थोड़ा ऊंचे पे है तो उसको टच करने का चांस कम है। जब मैं उठूंगा तभी वो टच होने का चांस है। लेकिन अगर वो टेबल पे है तो काम करने के टाइम हाथ से टच होने का उसका चांस ज्यादा है। मतलब कोई भी हजार्ड का कंसिक्वेंस जो रिजल्टेंट है, अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि डैमेज कंटेनर, आप डैमेज कंटेनर कितना बार आपको मिलेगा उसके हिसाब से उसका जो कंसिक्वेंस है वो दिखता है। और दूसरा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक जो डिफिनेशन है सिविरिटी। सिविरिटी का मतलब होता है कि अगर कुछ हो गया तो कितना होगा। जैसे मैंने बोला कि ये केबल मेरे टेबल पे है, अगर वो केबल में जो पावर सप्लाई है 24 वोल्ट है तो मुझे बहुत माइनर सा एक झटका लगेगा। लेकिन अगर वही जस्ट अ मिनट, आई थिंक चैट में कुछ लोग कुछ मैसेज कर रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। कोई शिवम सिंह है, खुद समझ रहे हो क्या बोले हो आप? क्या आपका क्वेश्चन है सर, जरा बताइए मुझे शिवम जी। ओके ओके फाइन। सिविरिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो कंसिक्वेंस हो रहा है उसका कितना इम्पैक्ट है। जैसे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जो व्हीकल का एक्सीडेंट जो मैं ले रहा था, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और 20 के स्पीड में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो कितना नुकसान होगा गाड़ी का और आदमी का। अगर वही गाड़ी का मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ और स्पीड 120 है या 140 है, उस स्पीड में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो कितना इम्पैक्ट होगा। ये जो इम्पैक्ट का जो चीज है उसको सिविरिटी बोलते हैं। और रिस्क जो है लाइकलीहुड और सिविरिटी का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। रिस्क इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू सिविरिटी। एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ 20 के स्पीड पे, तो इसमें जो एक्सीडेंट होने का चांस है वो कम है क्योंकि हमारा ब्रेक बराबर काम कर रहा है। और इसमें जो सिविरिटी भी रहेगा 20 के स्पीड में बहुत कम रहेगा। उसके लिए फिर मैट्रिक्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये क्लास में मैं रिस्क मैट्रिक्स पे बात नहीं करूंगा, मोस्टली डिफिनीशन पे मैं फोकस करूंगा। और
रिस्क का मतलब आप इस तरह से लगा सकते हैं कि कोई भी जो घटना हो रही हो, कितना होने का उसका चांस है, और अगर हो गया तो कितना नुकसान होगा, उसको रिस्क बोलते हैं। तो आई थिंक अभी हजार्ड और रिस्क में आपको फर्क मालूम हो गया होगा। रिस्क जो है हजार्ड के चलते होता है, ना कि किसी दूसरे वजह से। हजार्ड जो है एक सिचुएशन है जिसमें इंसान को या प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को, तीनों को या तीनों में से किसी एक को डैमेज करने का उसमें पोटेंशियल होता है। जब पोटेंशियल है और वो उसका जब कॉन्सिक्वेंस आता है तो उसमें दो चीजें आती है कि ये कितना बार हो सकता है, और अगर हो गया तो कितना नुकसान होगा। इस चीज को जब कैलकुलेट करते हैं कि होने का चांस प्लस कितना हुआ, वो रिस्क है। आई थिंक अभी मैं यहाँ पे क्लियर हो गया हूँ। किन्हीं को कुछ डाउट है अभी भी, जो हम लोग बार बार जो पूछ रहे थे कि हजार्ड और रिस्क में क्या फर्क है? तो हजार्ड की वजह से रिस्क क्रिएट होता है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ओके, नहीं है। नेक्स्ट चीज है अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा एक्टिविटी जिसकी वजह से लाइफ को खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज होने का चांस है, या वातावरण को कुछ नुकसान होने वाला है। ऐसा एक्टिविटी आदमी के द्वारा किया गया जो चांस है काम करने के टाइम, उसको अनसेफ एक्ट बोलते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क और अदर एक्टिविटी दैट इज कंडक्टेड इन अ मैनर दैट मे थ्रेटन द हेल्थ और सेफ्टी of an employee, or you can say human life, property और वातावरण। आप जब कोई काम कर रहे हैं और आपके काम करने की वजह से या तो आदमी के जान का या प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी डैमेज होने का या वातावरण में कुछ नुकसान होने का जो सिचुएशन क्रिएट होता है, उसको अनसेफ एक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक जैसे आपने पीपीई नहीं पहना, तो ये आपका किया हुआ काम है। आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पीपीई दिया है कि आपको यूज कीजिए, अगर आप नहीं करते हैं तो इट विल कंसीडर एज ए अनसेफ एक्ट। अब आपको एक इक्विपमेंट है, आपके प्लांट में जो लोग काम करते होंगे या रोड पे जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उनको अगर है कि ये रोड है जो 40 किलोमीटर के स्पीड से चलना है और आप उसमें अगर 50 किलोमीटर का स्पीड से चला रहे हैं तो वो अनसेफ एक्ट है। सेफ्टी डिवाइसेस बहुत सारे जो प्रोसेस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते होंगे वहाँ पे सेफ्टी डिवाइस रहता है, अपने फायर फाइटिंग सिस्टम में भी रहता है। जो सेफ्टी वाल्व जो पंप के ऊपर जो इंस्टॉल किया रहता है, अगर उसको निकाल दिया आपने तो वो भी एक अनसेफ एक्ट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। आपको कोई सामान, कोई टूल्स है जो खराब सामान आप काम के लिए यूज कर रहे हैं तो उससे भी एक नुकसान होने का चांस है। अब आपके पास जो इक्विपमेंट है उसका पर्पस कुछ और है यूज करने का, लेकिन आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी एक अनसेफ एक्ट के कैटेगरी में आएगा। आप कोई एक ऐसा हैजार्डस लोकेशन में काम कर रहे हैं और बिना कोई प्रोटेक्शन या वार्निंग के, वो भी एक अनसेफ एक्ट है। एग्जाम्पल के लिए आप कन्फाइंड स्पेस एरिया में चले गए, कन्फाइंड स्पेस में कुछ गैसेस वगैरह है, आपके पास कोई प्रॉपर एडिक्वेट वार्निंग का डिवाइस नहीं है तो वो भी एक अनसेफ एक्ट है। हॉर्स प्ले ज्यादातर लोग इंडिया में हम लोग करते हैं कि काम करने के टाइम मजाक मस्ती जो शुरू हो जाता है इक्विपमेंट के साथ या काम के साथ, तो वो भी एक अनसेफ एक्ट है। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है? आप जो काम कर जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उसको अनसेफ एक्ट में कंसीडर किया जाता है। वो खतरा आदमी के लाइफ के साथ हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज होने के रूप में हो सकता है, या वातावरण को नुकसान पहुंचाने के रूप में हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक अनसेफ एक्ट क्या है कि एक फोर्कलिफ्ट है, फोर्कलिफ्ट पे जो उसका ड्राइवर है उसने उसका जो मास्ट है वो ऊंचे पे करके उस पर सामान लोड किया हुआ और उसने खड़ा कर दिया। एक वर्कर गया और उस लोड के नीचे खड़ा हो गया, वो अनसेफ एक्ट में कंसीडर होता है, क्योंकि उनको पता है कि लोड के नीचे खड़ा नहीं होना है, फिर भी वो जाके वहां पे खड़ा हो रहा है, तो वो अनसेफ एक्ट है। नेक्स्ट है अनसेफ कंडीशन।
अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है कोई ऐसा सिचुएशन या प्लेस जहाँ पे प्रॉपर्टी का डैमेज होने का चांस हो, लाइफ को खतरा हो या फिर इंजरी होने का चांस हो, इस तरह का जो सिचुएशन है उसको अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। अनसेफ कंडीशन है जो मोस्टली मैनेजमेंट या सुपरवाइजर के कारण होता है, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से वो काम नहीं कर रहे तो सिचुएशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप आपके यहाँ पंप है, पंप में अगर गार्ड नहीं है तो गार्ड प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम होता है, उनका सुपरवाइजर का काम होता है, और बिना गार्ड के पंप चलाना वो अनसेफ कंडीशन है। जहाँ पे प्रेस मशीन है या फिर इस तरह के चीजें है, या फिर जैसे मैं फोर्कलिफ्ट का पिक्चर दिखाया था, फोर्कलिफ्ट में एक रिवर्स हॉर्न होना चाहिए, अगर इस तरह का वार्निंग सिस्टम नहीं है तो भी एक अनसेफ कंडीशन है। पुअर हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग काम खत्म होने के बाद ये कराना सुपरवाइजर या मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अनइवन वॉकिंग सर्विस, अगर आपके यहाँ कुछ चलने का रास्ता है, अगर वो बराबर नहीं है तो कोई भी उस पर फिसल के या ठोकर लग के गिर सकता है, ये भी एक अनसेफ कंडीशन में आता है। कोई इक्विपमेंट है जो बहुत ज्यादा अगर आवाज कर रहा है तो वो भी एक अनसेफ कंडीशन है, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके कान खराब हो सकते हैं। पुअर वेंटिलेशन, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे अगर बराबर हवा नहीं आता है तो उसकी वजह से दूसरे तरह का बीमारी हो सकता है। अगर वो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है तो वहां पे फायर होने का भी चांस है। एग्जाम्पल के लिए जो है, ये फोर्कलिफ्ट है, इसका हाई मास्ट को ऊंचा छोड़ दिया है और ऐसे चला गया, ड्राइवर भी नहीं है, इस कंडीशन को अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। नियर मिस के बारे में है कि ये अनप्लान्ड इवेंट है और अनवांटेड है और ये कोई नहीं चाहता है, और ये होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो इंजरी के रूप में हो सकता था, या प्रॉपर्टी कुछ डैमेज हो जाता, या इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान हो जाता। और ये दोनों चीज होने के लिए अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दोनों का होना जरूरी है। नियर मिस या इंसिडेंट है जो अकेला कभी नहीं होगा। जब भी दो बदमाश दोस्त अगर साथ में मिलते हैं तो हमेशा पार्टी करने के लिए सोचते हैं। हम लोग भी एक नॉर्मल लोग हैं, अगर बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं तो हम लोग पार्टी करते हैं। वो पार्टी जो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का या तो नियर मिस के रूप में होता है या फिर एक्सीडेंट के रूप में होता है। नियर मिस में बाल बचना जिसको बोलते हैं, कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक सा एक आदमी आ गया, आपने ब्रेक लिया और गाड़ी रुक गया, आदमी को कुछ नहीं हुआ, वो नियर मिस है। अब इसमें अनसेफ एक्ट क्या था? रोड जो है बनाया गया है व्हीकल को चलने के लिए, लेकिन आदमी उस पर आ गया, ये आदमी का अनसेफ एक्ट है। अब पूछेंगे कि इसमें अनसेफ कंडीशन क्या है, तो रोड के दोनों साइड बैरिकेशन नहीं किया होना अनसेफ कंडीशन है। बैरिकेशन नहीं किया हुआ था, आदमी घुस गया, आपने ब्रेक लिया, उसको हिट होने से बच गया, नियर मिस है। और एक्सीडेंट सेम है, अनप्लान्ड है, अनवांटेड है, और इसका जो रिजल्ट है वो फिजिकल इंजरी के रूप में हो सकता है, इल हेल्थ के रूप में हो सकता है, या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, या वातावरण को नुकसान हो सकता है। और इसका भी होने का कारण वही है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। आपने पिक्चर में देखा होगा कि वो मटेरियल उसने करके रखा था फोर्कलिफ्ट पे, मटेरियल गिरा, वो आदमी को ब्लडली इंजरी हो गया, वो एक्सीडेंट है। अभी जो ISO 45001 जो है उसमें एक वर्ड यूज होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट में दोनों कंसीडर होते हैं, नियर मिस और एक्सीडेंट, दोनों को इंसिडेंट बोलते हैं। अगर कुछ होते होते बच गया तो वो नियर मिस है, कुछ हो गया ब्लडली कुछ इंजरी हो गया तो वो एक्सीडेंट है। और इसका समरी अगर देखेंगे तो देखिए अनसेफ कंडीशन क्या है। ये बंदे ने गाड़ी फोर्कलिफ्ट को ऊंचा करके मटेरियल के साथ छोड़ के चला गया, वो अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ कंडीशन में एक आदमी आया और लोड के नीचे खड़ा हो गया,
वो उसका अनसेफ एक्ट है, और वो खड़ा रहा और उसी समय ऊपर से मटेरियल गिरा, लेकिन वो बच गया, वो नियर मिस है। दूसरे दूसरे सिचुएशन में मटेरियल गिरता है और आदमी पे गिर गया और उसको इंजरी हो गया, वो एक्सीडेंट है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो प्लीज पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? चैट में भी कुछ क्वेश्चन है। अरुण सर का कुछ क्वेश्चन है, अनसेफ वर्क प्रैक्टिस भी कुछ होता है क्या सर? बिल्कुल। अनसेफ जो अनसेफ वर्क प्रैक्टिस मतलब सर, अनसेफ एक्ट वो लगातार कर रहा है, बार बार कर रहा है, एक ही टाइप का। महिपाल गुज्जर है, वो पूछ रहे हैं सर, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? सर, फायर और सेफ्टी जब जब सुपरवाइजर की बात करेंगे तो ये सब जो चीजें वो बेसिक चीजें हैं। शिवम का क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट में फैटल होता है तो भोपाल गैस डिजास्टर को इंसिडेंट या डिजास्टर बोलते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है उसके लिए शिवम मैं ये बोलूंगा कि अभी जो ISO 45001, पहले वो ओसा BS ओसाज 18001 था, अभी वो स्टैंडर्ड चेंज हो गया, चेंज होके अभी ISO 45001 हो गया, 2018 उसका वर्जन है। उसमें जो डिफिनीशन है उसको हम लोग एक रेफरेंस डिफिनीशन के रूप में लेते हैं। नियर मीन्स जिसमें आदमी को कुछ नहीं हुआ या प्रॉपर्टी भी डैमेज नहीं हुआ या वातावरण को भी डैमेज नहीं हुआ, वो नियर मिस। लेकिन अगर आदमी को नुकसान हो गया, मीन्स इंजरी हो गया, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, या डेथ हो गया, या फिर कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, या वातावरण का कुछ नुकसान हो गया, लाइक लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन, ये तीनों जो सिचुएशन है उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल लेवल पे इंसान का नुकसान हुआ है, डेथ हुआ है, वातावरण का नुकसान हुआ है। अब सोचिए कि जो भोपाल जो गैस जो ट्रेजिडी हुआ था, वहाँ पे वातावरण कितने साल के बाद भी अभी भी वहाँ पे जो लोग बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके उनके ऊपर इफेक्ट अभी भी है, और प्रॉपर्टी का भी डैमेज अच्छा खासा हुआ था। शिवम, अभी आपको आंसर मिल गया? इंसिडेंट क्यों बोलते हैं? ये इंसिडेंट मतलब कुछ दुर्घटना हुआ, उसमें जो होते होते बच गया उसको नियर मिस बोलते हैं, और जिसमें कुछ हो गया परफेक्टली 100% हो गया उस, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। अभी क्लियर है या अभी और कुछ इस पे डिटेल और कुछ चाहिए आपको? ओके, थैंक यू शिवम। भावेश जी का वो एक मैसेज है कि अगर प्रीमाइसेस के अंदर बाहर अगर 10 लोगों से ज्यादा का मृत्यु होता है तो उसको डिजास्टर घोषित करते हैं। ये जो क्राइटेरिया जो है डिजास्टर वगैरह का, वो सब अलग आप जो लोकल रेगुलेशन है उसके हिसाब से भी चेंज होता है। लेकिन जो मैंने मोटा मोटी जो एग्जांपल बताया था कि अगर मल्टीपल मल्टीपल का मतलब होता है एक से दो, एक से अधिक, और सिर्फ आदमी कहीं जान नहीं, उसके साथ साथ में प्रॉपर्टी का भी डैमेज हो रहा है, वातावरण का डैमेज हो रहा है, इस सबको मिला के डिजास्टर। डिजास्टर में क्या होता है कि जिस जगह पे वो जो घटना हुई है उसको कंट्रोल करने का जो क्या ताकत बोल सकते हैं, या फिर कंट्रोल करने का जो क्षमता है उस पार्टिकुलर लोकेशन पे नहीं है। भोपाल गैस कांड में जब गैस रिलीज हो गया था तो वो फैक्ट्री के पास इतना कुछ फैसिलिटी नहीं था कि उस वो जो सिचुएशन है उसको वो कंटेन कर सके, और उसका एक्सपांसन इतना ज्यादा हो गया था कि
बहुत सारे लोग, लाखों में लोग उससे अफेक्टेड हो गए थे। आदमी नहीं, वहाँ पे जो जीव जंतु थे वो भी हो गया। वो पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम है। वहाँ का एयर में इतना पॉल्यूशन हो गया था, उनका जो फैक्ट्री था वो भी टूट फूट के बर्बाद हो गया था। ओके, अभी हम लोग आगे चलेंगे। रिस्क असेसमेंट करने का भावेश जी का फिर से कुछ क्वेश्चन है, चैट में कुछ है। भावेश जी, जो अभी जो ISO 45001 है, उसके हिसाब से इंसिडेंट के अंदर में एक्सीडेंट आता है, मतलब एवरी एक्सीडेंट कैन बी कॉल्ड एज ए इंसिडेंट और एवरी नियर मिस कैन बी कॉल्ड एज ए इंसिडेंट। शिवम, मैं आपको अगर आप ये होगा तो मैं आपको ये स्लाइड खत्म होने के बाद मैं आपको स्टैंडर्ड का एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो मैं दिखाऊंगा। वो थ्री उसमें क्लाउज नंबर है 3.19, उसमें जो स्पेसिफिकेशन है मैं उसी को रेफर कर रहा हूँ। ओके, रिस्क असेसमेंट का मैंने एक फार्मूला यहाँ पे डाल के रखा है, आई डर। रिस्क में हमेशा डर लगता है, अगर उससे इसको आप को रिलेट करेंगे तो आपको इजी है कि रिस्क असेसमेंट कैसे करना है। फर्स्ट है कि आप आइडेंटिफाई द हजार्ड। सबसे पहले आपको हजार्ड के बारे में जानना जरूरी है। इससे पहले मैं एक बात करता हूँ। रिस्क असेसमेंट जो है हम लोग पर्सनल लाइफ में भी मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसको रोक के और मैं एक पोल के लिए जाना चाहता हूँ। एक मिनट, तो मुझे टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो टॉपिक खत्म हो गया तो उससे रिलेटेड एक पोल है, वो मैं कर लेता हूँ, फिर आगे जाएंगे। ये पोल है जो आपको वो क्लियर कर देगा कि क्या सही है और क्या नहीं है। ओके, तो ये पोल का आंसर दीजिए जरा। अभी हम लोग 25 लोग हैं, सिर्फ अभी एक लोग का आंसर आया है। ओके, सब लोगों का आ गया है आंसर। अभी मैं पोल को क्लोज करता हूँ। पहले मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है।
इसका करेक्ट आंसर है एक्सीडेंट एंड नियर मिस दोनों को इंसिडेंट बोलते हैं। अब कितने लोगों ने आंसर दिया वो देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। आपका आंसर क्या था वो आपको दिख गया होगा। 46% लोगों ने आंसर सही दिया था, 27% लोगों ने आंसर दिया ही नहीं था, बाकी 50% लोगों ने थोड़ा कंफ्यूजन में अभी भी है, इतना बताने के बाद भी। कोई नहीं, ओके। ओके, अभी ये नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले मैं एक चीज पूछता हूँ कि एक एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि आप अपने घर में हैं और घर से बाहर आपको कुछ सामान लेने के लिए जाना है, गली हो या सड़क हो। आप अचानक देख रहे हैं कि आपसे 500 मीटर की दूरी पे 10 लोगों का ग्रुप है और वो ग्रुप में सारा लोग आपका दुश्मन है, तो आप क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन की आंसर देने के लिए प्लीज आप माइक ऑन कर सकते हैं, 1 बाय 1, या टाइप, जिनको टाइप करना हो टाइप भी कर सकते हैं। हम उस जगह जाएंगे नहीं। नहीं जाएंगे, ओके। और हम भी उस जगह नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि नहीं जाएंगे। आपने ये कैसे किया? आपने भी खतरा को असेस किया, मतलब जो रिस्क है उसको आपने मापा। मापने के लिए आपने क्या किया? आइडेंटिफाई द हजार्ड। आपने देखा कि वो जो लोग जो वहां पे हैं वो आपके दुश्मन है। उसके बाद आपने देखा कि अगर मैं जाता हूं तो मुझे क्या होने वाला है, 10 लोगों तो बहुत मार पड़ने वाला है। फिर आपने सोचा कि ओके, मुझसे बचने के लिए क्या किया? आप नहीं गए, तो ये आपका एलिमिनेशन ऑफ द हजार्ड हो गया। आप आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि अच्छा, हो सकता है वो 10 लोग उस रास्ते पे है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जाने से पहले चेक करो कहीं वो फिर से खड़े तो नहीं है। और 6 महीना तक ये प्रैक्टिस आप करते रहे और फिर से हो सकता है कि एक दिन आपको लोग छुप के बैठे हुए थे और आपको पकड़ लिया, तो आपको फिर से असेसमेंट में ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ छुप सकते हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ में हजार्ड को हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। रिस्क असेसमेंट करने का यही तरीका है। तो फर्स्ट, आइडेंटिफाई द हजार्ड। इस हजार्ड की वजह से किसको नुकसान होने वाला है और कैसे होने वाला है, वो दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है कि इस हजार्ड को कैसे खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। हजार्ड कभी भी खत्म नहीं होता है। ये हेलो हेलो आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सॉरी, मैंने माइक म्यूट कर दिया था, सॉरी, गलती से। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट हजार्ड को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद इस हजार्ड की वजह से किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है वो जानना जरूरी है। फिर इस हजार्ड को कम कैसे कर सकते हैं वो करते हैं। इतना होने के बाद उस असेसमेंट को एक रिकॉर्ड के रूप में आप रख लीजिए। आप जहां भी काम कर रहे हैं, कोई प्लांट है या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं, उसमें रिस्क असेसमेंट में उस प्लांट के जो हेड हैं उनका साइन होना चाहिए, ताकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट में क्या खतरा है और खतरा से बचने के लिए क्या क्या उपाय किया गया है। जब और उसके बाद पीरियोडिक इसका रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू कब कब होना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि उसका रिव्यू करने की क्या जरूरत है। रिस्क असेसमेंट का हमेशा रिव्यू होना जरूरी है। उसका फ्रीक्वेंसी क्या है मैं बताऊंगा। रिस्क असेसमेंट करने का जो टेक्निक है, आइडर इसको बोलते हैं। आइडेंटिफाई द हजार्ड, डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ,
eliminate the hazard, record the assessment, review and revise the assessment. That is the 5 steps for the risk assessment. ओके, हजार्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को मालूम होगा पीएमटी एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी मेडिकल जो टेस्ट रहता है, उसी के हिसाब से मैंने कुछ बनाया है। इसको बोलते हैं कि आप कोई भी हजार्ड को पता करने के लिए आपका जो एक्टिविटी है उसको आप छोटे छोटे स्टेप में बना लो, एक्टिविटी में या उसका सब एक्टिविटी में, और ईच एक्टिविटी या सब एक्टिविटी में क्या क्या खतरा है उससे आपको आसानी से पता चलेगा कि हजार्ड क्या क्या है। जैसे मैंने एक एक्टिविटी लिया है कि एक प्रोसेस इंडस्ट्री है जिसमें एक 20 मीटर के हाइट महिपाल गुर्जर, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐड नोट के लिए, बोलिए मुझे क्या आपको ऐड करना है? रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोसेस पाइप, 20 मीटर के हाइट पे एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एक पाइप को रिप्लेस करना है। अब इसमें एक्टिविटी आप देखेंगे तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग्स है। इसमें मैं 2 स्टेप सिर्फ लिया हूँ, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं लेकिन मैं सिर्फ 2 स्टेप ले रहा हूँ। पहला तो है कि वो जो पाइप हो प्रोसेस का पाइप है तो आपको पहले प्रोसेस स्टॉप करना पड़ेगा। इस महिपाल गुर्जर, आपको क्या ऐड नोट में क्या रिक्वेस्ट है, क्या कंटेंट शेयर करना चाह रहे हैं बताइए, नहीं तो आई विल ब्लॉक यू। प्लीज डोंट डू दिस, इट्स ब्रेक द फ्लो। आप ऐसा करते हैं तो मेरा फ्लो टूट जाता है और फिर से मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ता जहां से मैं बात कर रहा था। 20 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एक प्रोसेस पाइप है, उसको रिप्लेस करना है। उसका मैं सिर्फ 2 एक्टिविटी ले रहा हूँ। पहला तो है कि प्रोसेस स्टॉप करना है। तो प्रोसेस स्टॉप करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर इसमें खतरा क्या है? खतरा है आपके पास, वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। वो प्रोसेस जो पार्टिकुलर प्रोसेस में वो पाइप यूज हो रहा था वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो उससे आपका प्रोडक्शन में नुकसान होगा, वो भी एक खतरा है। खतरा मीन्स फाइनेंशियल भी देखते हैं, जो प्रॉपर्टी हम बोलते हैं तो प्रॉपर्टी में उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है। प्रोसेस जब बंद हो गया, दूसरा एक्टिविटी है कि उस प्रोसेस पाइप को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने में 2 तरह का एक्टिविटी होता है, एक तो मैकेनिकल आइसोलेशन या फिर उसका इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या खतरा है कि आपने गलत पाइप को आइसोलेट कर दिया, जो आदमी काम करने के लिए गया वो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है, वो भी एक खतरा है। आदमी जब कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा तो वो कुछ ऐसा काम कर देगा जिसका कॉन्सिक्वेंस कुछ और भी हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन में भी है कि कॉम्पिटेंट आदमी जो इलेक्ट्रिशियन नहीं है, वो कोई दूसरा वेल्डर चला गया आइसोलेशन करने के, उनको क्या पता है कि आइसोलेट कैसे करते हैं, लॉकआउट और टैगआउट कैसे करते हैं, या फिर गलत पावर सप्लाई को आपने आइसोलेट कर दिया। तो हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आप जो भी एक्टिविटी काम कर रहे हैं उसको एक्टिविटी में ट्रांसफर कर लीजिए। अगर एक्टिविटी में भी कुछ सब एक्टिविटी है उसमें उसको ब्रेक कीजिए और फिर ईच स्टेप में, ईच एक्टिविटी और सब एक्टिविटी में आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूंगा अगर किसी को कुछ पूछना है उनके लिए। किसी को कुछ पूछना है? ओके। भावेश जी का क्वेश्चन है कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट क्या है? भावेश जी ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उसमें आऊंगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट नहीं, ये नहीं था। आपने जो पूछा था ना कि हम लोग मेडिकल टेस्ट करते हैं, तो मैंने उसी का रिप्लाई दिया कि वही पूछ रहे हो क्या, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट? नहीं, क्या मेडिकल टेस्ट? अभी जो हमारा ये नहीं ठीक है, उसको स्किप कर दीजिए। ओके ओके। नहीं, अगर कुछ है तो डाउट क्लियर करके जाएंगे ना आगे। नहीं कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली आपने बताया था कि हम लोग जब एम्प्लॉयमेंट का ज्वाइनिंग होता है उसके पहले
एक मेडिकल टेस्ट करते हैं, तो जस्ट मैंने उसी के लिए डाला था कि ओके। वही चीज है ना, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल नहीं, टेस्ट। मैं इनकम्पिटेंट बंदा मैं कोई बोल रहा था। डाउट नहीं है। इनकम्पिटेंट बंदा का मतलब क्या होता है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए एक कॉम्पिटेंसी की जरूरत होता है। कॉम्पिटेंसी मीन्स एक्सपीरियंस प्लस स्किल, दोनों को कॉम्बिनेशन को कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। और हर काम के करने के लिए एक कॉम्पिटेंसी चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है तो बंदा जो है वहां पे कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा जिससे कि इंसिडेंट होने का चांस ज्यादा है। इसके लिए कॉम्पिटेंट का डिफिनेशन यह है कि विथ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल, ये पूरा कॉम्बिनेशन को कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। ओके। डिसाइड हु मे माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। आपको ये पता करना होगा कि ये जो हजार्ड है वो किसको नुकसान करेगा और कैसे करेगा। उसके लिए मैंने जो बता रहा था, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो आज पीपल है वो कितने लोगों को ये हार्म करने वाला है। पीपल का जब आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें आपको ऐड करना पड़ेगा। वो कम एज वाला है जिसको जुबिलेंट वर्कर बोलते हैं, अंडर एज वर्कर बोलते हैं जिनका 18 साल से नीचे वाला है, वो तो काम में नहीं इन्वॉल्व है। लेडीज है क्या, ओल्ड एज वाला है क्या, ये सब का फर्क है। वो फर्क जब हम लोग कभी डिटेल में जाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इसका क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल आप मटेरियल हैंडलिंग में जा रहे हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग का जो आजकल जो कंसेप्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम है जो 25 kg है। अगर लेकिन लेडीज के लिए वो कम है क्योंकि उनका जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो थोड़ा कम है। इसके लिए जो वहाँ पे मटेरियल है उसमें कुछ खतरा है क्या, उससे कुछ खतरा होने वाला है। आप किसी एक्टिविटी में मान लीजिए कि एसिड यूज कर रहे हैं, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, अभी बहुत दिनों से चर्चा में था, गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से, तो उससे कुछ है क्या खतरा। इक्विपमेंट का कुछ खतरा है, आप जो इक्विपमेंट यूज करने जा रहे हैं उससे कुछ खतरा होने वाला है। आपके एक्टिविटी से कुछ वातावरण में कुछ खतरा है, या फिर आपका जो टास्क है उस टास्क में भी हिडन कुछ कंसिक्वेंस रहते हैं, वो है क्या। और इसके लिए पीट करके एक मैंने वर्ड डिसाइड किया है, मीन्स मैंने भी कहीं से सीखा है और वो याद रखना जरूरी है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में किन किन लोगों को ध्यान रखना है। तो आदमी को, मटेरियल को, इक्विपमेंट को, इन्वायरमेंट को और टास्क को। टास्क में कैसा रहता है कि आप टास्क में क्या हजार्ड हो सकता है कि आपको एक क्रेन ऑपरेशन करना है। क्रेन का जो बूम का लेंथ है वो 30 मीटर है और 25 मीटर के हाइट पे एक हाई टेंशन केबल जा रहा है, तो वहां टास्क में भी हजार्ड हो सकता है। उस तरह से सोचेंगे आप। तो इलिमिनेशन ऑफ द हजार्ड, अभी हजार्ड और रिस्क को खत्म करने का जो क्या हायरार्की है, सबसे पहले तो कि हजार्ड को खत्म कीजिए। हजार्ड जो है उसको रिमूव कीजिए। फिजिकली अगर हजार्ड को निकाल सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर उसको फिजिकली नहीं निकाल सकते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि उससे कम खतरा वाला चीज का, जैसे एक अगर कोई एसिड है जिसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, 100% कंसंट्रेट है, और उसकी जगह पे प्रोसेस में आप 80% कंसंट्रेशन वाला चीज भी यूज कर सकते हैं, तो वो लेस हजार्डस हो। इस तरह से सब्स्टिट्यूट, या फिर कोई एक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली ये प्रोसेस इंडस्ट्री से, तो थोड़ा आपको ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ हो सकता है आपको लगेगा कि नया टर्म्स है। अगर एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो रहा है, तो आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल डालना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कंट्रोल हजार्ड को, जो खतरा है उसको एक जगह पे कंटेन करने के लिए आदमी और हजार्ड के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देना है। जैसे आप जो पंप यूज करते हैं, पंप में हम पंप का जो ऑपरेशन है वो बंद नहीं कर सकते हैं। पंप का जो जहाँ पे पुली है या इम्पेलर है उसकी जगह पे कुछ दूसरा चीज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या हमने डाला कि उस पर गार्ड लगा दिया। अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल भी इमीडिएटली आप नहीं लगा सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है कि जो आदमी नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दीजिए, एसओपी जिसको बोलते हैं। एसओपी से काम करेगा तो
रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। और सबसे लास्ट है जो पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्या करता है कि आपका जो रिस्क है और आपके बीच में जस्ट एक थीन बैरियर क्रिएट करता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि लोग हेलमेट लगा के रखा और हेलमेट के ऊपर एक मटेरियल गिरा सर में और आंख के पास से निकल गया। तो आप बोलेंगे कि सर फिर हेलमेट लगाने का फायदा क्या है? हेलमेट का डिजाइन है एक सर्टेन इम्पैक्ट सहने के लिए है, उससे ज्यादा अगर इम्पैक्ट आएगा तो हेलमेट टूट जाएगा। तो पीपीई सबसे लास्ट होता है। अगर इसका समरी के रूप में देखेंगे तो ये इसका समरी है कि जो सबसे टॉप में है वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव है, सबसे जो बॉटम में है वो सबसे कम इफेक्टिव है। एलिमिनेशन करना सबसे अच्छा होता है। अगर एलिमिनेशन नहीं कर सकते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हैं तो इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाइए। इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाने में टाइम है या नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाइए। और सबसे आखिरी में जो है वो पीपी, वो सबसे एकदम छोटा वाला कंट्रोल मेजर है। फिर हम लोग जो अभी हमने हजार्ड को एलिमिनेट करने का प्रोसेस को देख लिया। अभी रिकॉर्ड जो है उसका असेसमेंट, जो आप असेसमेंट किए उस पर आपके प्लांट हेड का सिग्नेचर होना जरूरी है, ताकि किसी को चेंज भी करना हो तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, सर मैं इसमें चेंज करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो प्लांट हेड है उनका सिग्नेचर के बाद कोई चेंज करने के लिए 10 बार सोचेगा, और अगर कोई वायलेशन भी करता है तो उस वायलेशन से पहले वो बहुत बार सोचेगा। अब रिस्क असेसमेंट को हम कब रिव्यू करना चाहिए? तो सबसे पहले साल में कम से कम एक बार तो होना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपका जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड कुछ नियम कानून में चेंज हो गया है तब भी आपको रिस्क असेसमेंट में वो दिखना चाहिए। उसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट फिर से रिव्यू करना चाहिए। अगर कुछ आपका जो प्रोसेस था या काम था उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, कुछ ज्यादा चेंज हो गया, बदलाव हो गया, तब भी आपको रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। अगर आपने कुछ, आपका जो प्रोसेस था उसमें कुछ आपने इम्प्रूवमेंट में किया है तो इम्प्रूवमेंट में भी कुछ खतरा होने का चांस है। इसके लिए आप उसको रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर काम कुछ कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और प्रॉब्लम की वजह से कुछ जो चेंजेस करना है तो उसके लिए भी रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। और जो सबसे आखिरी में है वो, अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट या नियर मिस, जो है इंसिडेंट में वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर इंसिडेंट हुआ है तो पक्का रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। आपके कंट्रोल मेजर में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया था जिसकी वजह से ये नियर मिस या इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ तक में अगर किन्हीं को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस सर। अभी आप लोग का, अब बारी आप लोग का। इतना देर तो मैंने बोला। इससे पहले एक एक मैं पोल है वो करके फिर आप लोग के पास आता हूँ। किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ। मैं बस आपका पोल का मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। आपका नहीं आवाज आ रहा है। चलिए, अभी 22 लोग हैं, देखते हैं कितना लोग फटाफट आंसर करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने, हीरा का मतलब होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, कितने लोगों ने किया है? उससे मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है। 35 सेकेंड और है आंसर देने के लिए। ट्वेंटी 25 सेकेंड।
10 सेकेंड और है। आपको इसमें एक ऑप्शन और डालना है, अभी कर दी। ओके, पोल है जो क्लोज में करता हूँ, और पोल का जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से है कि 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया, मीन्स 14% लोगों ने आंसर नहीं दिया है। 14% लोग हैं जो हमेशा शामिल होते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो एक बार शामिल हुए हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं 62% लोगों कभी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये हमारे फील्ड के लिए एक बड़ा तकलीफ जैसा ये रिजल्ट है कि हम लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं होते। ये प्रिवेंटिव मेजर में आता है। अब फायर लगने से पहले का जो काम काज है उसमें ये सारा कुछ आता है। ओके, अभी किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। जिन किन्हीं को कुछ, ये जो आज जो पूरा टॉपिक, ये सिर्फ आधा भाग हमने कंप्लीट किया, आधा अभी नेक्स्ट बार में हम करेंगे, क्योंकि एक ही बार में करेंगे तो पूरा लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। यस यस, आपने एक हैंड रेज किया है, प्लीज। आप आपका नाम नहीं है तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ आपका नाम क्या है, सिर्फ मोबाइल नंबर कुछ है। पूछिए, आपको क्या पूछना है। नहीं है कुछ भी? शायद कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता है क्या? ओके, किन्हीं को और कुछ पूछना है? सर हेलो इसमें हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई गैस पाइपलाइन को अंदर से, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, वो करोडेड है और हमें उसे चेंज करना है, मतलब क्या प्रोसेस करना पड़ेगा उसे चेंज करने के लिए? सर देखिए, हम लोग का जो रोल है, हम लोग फायर एंड सेफ्टी के जो लोग हैं, यस सर। हम लोग काम नहीं करने जाते हैं। काम कौन करता है? या तो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कराते हैं। यस तो सर। जब, तो आप उनसे पहले पूछिए कि आप काम कैसे करने वाला है, वो मेथड ऑफ स्टेटमेंट मुझे बना के दें। मेथड ऑफ स्टेटमेंट में स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या करने वाले हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके आखिरी तक। और वो मेथड ऑफ स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि आप हजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपका जो वर्क है उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट कीजिए। ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगा? मेथड ऑफ स्टेटमेंट में मिलेगा। और इसका कोई थंब रूल नहीं है। आपके इंडस्ट्री में कुछ और प्रैक्टिस होगा, मेरे यहाँ कुछ और प्रैक्टिस। रिस्क असेसमेंट हमेशा मेथड ऑफ स्टेटमेंट के बेसिस पे ही होता है। ओके 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 सर, थैंक यू सर। जी, और किन्हीं को पूछना है कुछ? अच्छा क्वेश्चन था इमरान जी, थैंक यू। अमन कुमार, थैंक यू। वेलकम सर। भूपेंद्र कुछ पूछ रहे थे चैट में, क्या क्या पूछ रहे थे भूपेंद्र? प्रदीप कुछ पूछ रहे हैं कि ग्रेड आई फायर यूके अनदर कंट्री में कितना सैलरी होता है। ये टॉपिक से अलग का चीज है, मैं बताता हूँ। ये डिपेंड करता है कि जो बंदा सामने जॉब करने जा रहा है उसका क्या कैलिबर है, क्या कैपेसिटी है, और कितना नॉलेज उनके पास है। सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, सैलरी का डिसाइड वहां से भी होता है। रंजीत कल्याण करके हैं, वो कुछ नंबर दे रहे हैं, बोल रहे हैं ऐड करना। कहाँ ऐड करना है रंजीत? ये व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं सर, बोल दो व्हाट्सएप का कोई भी ग्रुप नहीं है हमारा, ओनली फॉर हम लोग फेसबुक। नहीं, व्हाट्सएप हम लोग नहीं चलाते हैं। बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरा खुद का। एक ग्रुप पता नहीं किन्होंने बनाया था, अपने नाम से बना के रखा था। गलती से मैं और भावेश जी उस ग्रुप में चले गए और इतना छीछा लेदर हुआ है कि भाई साहब हम व्हाट्सएप चलाना बंद कर दें। बिल्कुल सही है वो।
देखिए व्हाट्सएप जो है वहाँ पे कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन नहीं है, जिनके भी मन में आता है कुछ भी। पहला चीज है कि जो सोशल मीडिया का यूज पे एक बहुत बड़ा डिबेट जैसा चीज है, हम लोग उस पर जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहते हैं बस। किन्हीं को कुछ क्वेश्चन है इस अभी तक जो हमने प्रोसेस देखा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट का, उस पे कुछ क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। महिपाल गुज्जर जी, एपी के सीएन। सर रिस्क बोलिए बोलिए। हरिओम सिंह जी, अगर आप कुछ नहीं पूछना है तो आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। यस, महिपाल गुज्जर, आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके सी एन भांजा जी है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्या है वो। हेलो भूपेंद्र, कुछ क्वेश्चन है, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। हेलो सर मेरा क्वेश्चन तो यही था, रिस्क असेसमेंट के दौरान सर जो लेबर काम कर रही है उधर, अब वो हम उनको बोल रहे हैं वो भाई बोल रहे हैं ऐसा सर काम ना आपका करें। कॉन्टैक्ट नंबर भेजना, ये बात कह रहा है। अच्छा, सर कांटेक्ट नंबर से क्या करेंगे, मैं अवेलेबल आपका फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें हूँ। वीकली हम लोग आते हैं, आप वहाँ पूछ लीजिए। मैसेंजर पे है। कांटेक्ट नंबर में क्या करेंगे साहब, अगर कुछ क्वेश्चन है तो ग्रुप में पूछ लीजिए, हम लोग जो भी लोग हैं आपको तुरंत बता देंगे। कांटेक्ट नंबर मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ